आज की क्लास के अंदर हम जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कुछ अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे कि एक्चुअल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह लॉ को समझा जाता है। तो इसके लिए हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और एफबीआर की वेबसाइट से हम सारी चीज़ें ज़रा एक्यूरेटली देखेंगे। अब जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलें सर। सबसे पहले हम अगर ऑर्डिनेंस हमें देखना होता है तो हम एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, fbr.gov.pk पे जाएंगे। ठीक है सर। सर यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ओके, एक्ट लीगल ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल ऑर्डिनेंस मिल जाता है। सर यहाँ पे हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये अमेंडेड है। तो देखें सर, अगर आपकी देखें हर साल लॉ के अंदर चेंजेस होती है, हर साल लॉ के अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं। अब ये जो अमेंडेड है ये है 31 जुलाई 2025, मतलब ये जो अभी रिसेंट फाइनेंस एक्ट 2025 है उसकी जितनी भी अमेंडेड है ये इसके अंदर मौजूद है, जो कि टैक्स ईयर 2026 के लिए फॉलो किया जाएगा, जो कि टैक्स ईयर 2026 के लिए फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कि अगर आपने कोई लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया और आपका ऑडिट हो जाता है या कोई नोटिस वगैरह आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक मिनट में स्क्रीन यहाँ पे एक और बना दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सर आपके कुछ प्रीवियस प्रीवियस रिटर्न्स के ऑडिट होते हैं, प्रीवियस रिटर्न के ऑडिट स्टार्ट हो जाते हैं, या प्रीवियस रिटर्न के कोई सेल्फ असेसमेंट के नोटिसेस आ जाते हैं, अमेंडेड असेसमेंट के नोटिसेस आ जाते हैं सेक्शन 122 के मुताबिक। ठीक है, तो सर इन इन केसेस में आपने जिस ईयर का रिटर्न फाइल किया होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न फाइल किया, आपका टैक्स ईयर 2023 का ऑडिट स्टार्ट हो गया है और आपसे इंक्वायरी की जा रही है, तो आपने जब रिटर्न फाइल किया होगा तो सर आपने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न किस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक फाइल किया होगा? आपने फाइनेंस एक्ट 2022 के मुताबिक फाइल किया होगा। तो जितनी भी ये अमेंडेड होगी वो इस वाले ऑर्डिनेंस के अंदर होगी, मतलब 30 जून 2022 तक अपडेटेड है ना, ये वाली होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टैक्स ईयर 2024 का नोटिस आ गया, टैक्स ईयर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल किया था, टैक्स ईयर 2024 का नोटिस आ गया, तो आपने जो लॉ को फॉलो किया होगा उस टाइम पे आपने फाइनेंस एक्ट 2023 को फॉलो किया होगा और इस मुताबिक आपने अपने रिटर्न की प्रिपरेशन की होगी। जो भी इस मुताबिक रेट होगा, जो भी लॉ की अपडेट होगी, जो भी सारी चीजें होंगी वो आपने किया होगा। हर साल हमारा लॉ फाइनेंस एक्ट के मुताबिक अपडेट होता है। जैसे कि अभी फाइनेंस एक्ट चल रहा है आपका 2025, तो टैक्स ईयर चल रहा है 2026, टैक्स ईयर चल रहा है सर 2026, और इसका रिटर्न हम फाइल करेंगे, ओ सॉरी 24 लिख दिया मैंने, 2026, और इसका रिटर्न हम फाइल करेंगे 30 सितंबर 2026 में, जो हमारी नेक्स्ट ईयर की ड्यू डेट होगी। ठीक है, अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अभी जो करंट सीजन चल रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2024 को फॉलो कर रहे हैं। टैक्स ईयर हमारा 2025 है। ठीक है, टैक्स ईयर हमारे यहाँ पे 2025 है, जिसकी रिटर्न फाइलिंग की अभी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी है। तो इस तरह हम फाइनेंस एक्ट को फॉलो करते हैं अपनी चीजों के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सर कोई भी ये जो लॉ है पीछे जितनी भी, ये कोई यूजलेस नहीं है आपके लिए। कंपनी को 5-5 साल की अमेंडेड असेसमेंट्स का टाइम होता है, डिपार्टमेंट का साथ पाँच 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 साल का ऑडिट का टाइम होता है, तो वो पिछले 5 साल के रिटर्न जो भी आपकी अमेंडेड है लॉ की उसके मुताबिक ही आपने रिटर्न फाइल किया होगा, उसी मुताबिक आप अपने नोटिस के रिप्लाई दे रहे होंगे। यहां तक किसी का, यहां तक आपकी उम्र कोई सवाल? शोएब, इतना लेट आया हो तुम क्लास में? तो सर इस तरह हम लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, चलें। अगर यहां तक सवाल नहीं है तो देखिए, अब मैं ओपन करता हूं, जैसे ये वाला हमारा आज का, ये वाला अमेंडेड ऑर्डिनेंस हम ओपन करते हैं 31 जुलाई का। अब देखिए सर, ऑर्डिनेंस को पढ़ने का है ना एक तरीका होता है, ऑर्डिनेंस को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, देखिए आपके पास डिफरेंट आपको बुक्स वगैरह मिल जाती है आपको, जैसे केपी की बुक है आपको, डिफरेंट लोगों की बुक है, हुजैम इकराम की बुक है, लॉयर्स की डिफरेंट बुक्स होती हैं जो लॉ को थोड़ा इजी और अंडरस्टैंडिंग करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन लॉ वही होता है, ज्यादातर सारे सेक्शन वही छाप सकते हैं, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने डायरेक्ट एफबीआर की वेबसाइट से लॉ उठाया। अब देखिए, हमारा ये ऑर्डिनेंस है जिसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, ये मैं अपनी लॉ में लेक्चर में बात करता हूँ। सर जितनी भी डेफिनेशंस है वो हमारे
लॉ से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 2 के अंदर मौजूद होती है। जो सेक्शन होता है हमारा, सेक्शन के नाम से हम रेफर करते हैं लॉ के सेक्शंस को। ठीक है। और सेक्शंस हमारे जितने भी हैं वो सारे होते हैं, ये सारी हमारी डेफिनेशंस हैं। तो लॉ की जो भी हमें डेफिनेशन, जो भी वर्ड का मीनिंग हमें जानना हो वो हम जानते हैं। फिर मैंने सर अपने कुछ चीज़ों में, ये शुरू के लेक्चर्स में अगर आप लोग ने ली हो तो मैंने बताई होगी कि हमारी डेफिनेशन दो चीज़ से स्टार्ट होती है। तो मीन्स एक होता है इंक्लूड्स, एक होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड्स। सर मीन से डेफिनेशन स्टार्ट हो मतलब कि जो लॉ ने कह दिया वो कह दिया, मतलब फॉलो टेक्स्ट लॉ, फॉलो टेक्स्ट लॉ डेफिनेशन। आपको सिर्फ टेक्स्ट लॉ की डेफिनेशन को फॉलो करना है। अगर मैंने मीन से स्टार्ट हुआ है, आपको कोई और डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, उस वर्ड का मीनिंग जानने की कहीं पे भी और जरूरत नहीं है। जो लॉ ने कह दिया सो कह दिया। लेकिन इंक्लूड अगर लिखा है तो आप और टेक्स्ट लॉ को भी देखेंगे और साथ में अदर डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं, अदर डेफिनेशन भी उसकी देख सकते हैं कि उसकी अदर डेफिनेशंस क्या है। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है जो कि लेक्चर में बहुत पहले दे चुका हूं। अब सर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ना लॉ को अंडरस्टैंड करने का, वो होता है हमारा, मैं चलता हूं जरा। सर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये अगर सेक्शन हमारा मौजूद ना हो, ये सेक्शन अगर हमारा मौजूद ना हो तो सर हमारे ऊपर टैक्स लग ही नहीं सकता, क्योंकि यही सेक्शन सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को कहता है कि तुम इनकम टैक्स इंपोज करो हर साल उस रेट के ऊपर। अब सर रेट, अब जब भी रेट की बात है ना तो रेट स्पेसिफाइड, तो आपको ऑर्डिनेंस के अंदर रेट के ये डिविजन्स बताए होंगे। अब हमारे जो रेट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, हमारे हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ लगभग 14 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं शायद, हाँ 14 या 13 है। देख लेता हूँ मैं ऊपर, वैसे भी अ, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 14 हो गए। चाहिए इन्होंने इसकी क्या वो कहाँ गई, ये लगता है वो हटा दिया है, इंडेक्स हटा दिया है। तो वो 13 या 14 हमारे स्केड्यूल्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। तो स्केड्यूल्स में सर जो हमारा इंपॉर्टेंट स्केड्यूल जैसे कि है वो है फर्स्ट स्केड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे लॉ के रेट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई भी लॉ का रेट जानना है, फॉर एग्जाम्पल सर कंपनी का क्या रेट है, ठीक है, कंपनी का क्या रेट है, इंडिविजुअल एओपी का क्या रेट है, ठीक है सर, विदहोल्डिंग टैक्सेस के क्या रेट है, सर रेंट रेंट की विदहोल्डिंग का क्या रेट है, डिविडेंड का क्या रेट है, प्रॉफिट ऑन डेट का क्या रेट है, ये सारे रेट आपको फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मिलेंगे। लेकिन उसके अंदर पार्ट को डिवाइड किया गया है। स्केड्यूल के अंदर भी जैसे फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर पार्ट वन, पार्ट वन होगा, ठीक है, पार्ट टू होगा, फिर पार्ट के अंदर भी डिविजन्स होंगे। इस पार्ट के अंदर क्या होंगे? डिविजन्स होंगे। इसके अंदर भी एक डिवीजन होंगे, डिवीजन वन, डिवीजन टू। तो इस तरह आपको ऑर्डिनेंस के अंदर रेट दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा, कहाँ चला गया मैं सर, वापस सेक्शन 4 पे आता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा जानना जरूरी है, अगर आपको एक बेहतरीन अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि सर अगर जैसे, अगर आपने ये पार्ट जैसे डिवीजन है, ठीक है, तो ये डिवीजन वन डिवीजन टू का मतलब क्या, देखें अब क्या है, डिवीजन वन में जाओ और टू में जाओ, पार्ट वन और फर्स्ट स्केड्यूल। तो हम क्या करेंगे सर, फर्स्ट स्केड्यूल में जाएंगे, फिर हम पार्ट वन में जाएंगे और फिर वहां हम डिवीजन वन टू देख लेंगे कि ये जो जो ये टैक्स लगाने की बात कर रहा है वो किस डिवीजन में आ रही है। अब ये सारे जनरल रेट की बात करें, इंडिविजुअल एओपी और कंपनी के ऊपर जो भी रेट लगेंगे वो है। तो सर सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे ऊपर टैक्स लगाता है, और टैक्स का रेट इसने इस फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर हमें दिया हुआ है। अब जरा मैं आपको फर्स्ट स्केड्यूल की तरफ पहले लेके चलता हूँ कि सर फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर रेट किस तरह मौजूद होता है। यहां तक कोई सवाल देख लूं मैं? सर काइंडली अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट, एक मिनट मैं करता हूँ अनम्यूट, 2 मिनट के लिए। सेटिंग्स में जाके, तो सर मैं हर बार भूल जाता हूँ उसको करना। हाँ ये रही, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, कर दिया मैंने, ठीक है। चले सर, अब मैं आपको फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर तरफ लेके जाता हूँ, कंट्रोल एफ। बहुत सारे फर्स्ट स्केड्यूल आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट चलते हैं।
ये सर, अब जो सेक्शन ने हमें बताया कि भाई पार्ट फर्स्ट स्केड्यूल में जाओ, पार्ट वन में जाओ, फर्स्ट स्केड्यूल में जाओ, पार्ट वन में जाओ, रेट ऑफ टैक्सेस आपको मिल जाएंगे। तो सर जैसे कि अभी आज के टाइम में अगर हम देखें कि ये कह रहे हैं इंडिविजुअल एंड एओपी का रेट, तो अब ये वाले जो डब्बे हैं ना, ये डब्बे काम के नहीं, ये पुराने हैं, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक है। ठीक है ना, ये पुराना आपके फाइनेंस एक्ट के मुताबिक सारे वो है। अब आपका जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, आपका ये है, जैसे कि ये है इंडिविजुअल और एओपी का, ये नॉर्मल है। और अगर आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी 75% ज्यादा हो, ये लिखा हुआ है वेयर इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीडिंग 75% ऑफ दिस टोटल इनकम, मतलब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से आपकी सैलरी इनकम 75% ज्यादा हो, तो सर फिर आप ये वाला रेट फॉलो करते हैं, जो कि अभी बिल्कुल न्यूली ये रेड करके दिया हो ना ऑर्डिनेंस में, उसका मतलब कि सारी न्यूली चेंजेस हैं। ये आपका रेट है, जैसे कि अभी इन्होंने 1% तक टैक्स कर दिया है 6 लाख 12 लाख तक की इनकम पे, और उसके अबव फिर टैक्स को अच्छा खासा इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। ओके, इन्होंने कुछ सैलरी वालों को अभी फायदा दिया है, पहले 5% था, अब नेक्स्ट ईयर जो भी सैलरी इनकम होगी उनके लिए फायदा होगा कि उनकी 12 लाख तक की इनकम के ऊपर 1% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इंडिविजुअल एओपी के रेट पे कोई इतना ज्यादा फर्क किया ही नहीं, तो उन्होंने एज इट इज रहने दिया है, जो फाइनेंस एक्ट 2024 में था वही फाइनेंस एक्ट 2025 में। फिर आगे चलते हैं, सर कंपनीज के रेट का है। तो देखिए सर, या अच्छा ये कुछ सुपर टैक्स भी हमारे ऊपर लगा है, वेयर अमाउंट ऑफ पेन, अच्छा ये पेंशन के ऊपर नया टैक्स लाए ये लोग। 10 मिलियन, पहले पेंशन हमारी हमेशा एग्जाम्प्ट होती थी, लेकिन अगर आपकी पेंशन 10 मिलियन तक तो अब जीरो रेट टैक्स होगा, और अगर आपकी पेंशन 10 मिलियन से एक्सीड है तो 5 मिलियन ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ये होगा। तो ये न्यू चेंजेस हैं, ये जितनी भी होती है ना रेड कलर में, तो ये न्यू चेंजेस आती है जो अभी रिसेंटली चेंज आया है। ठीक है, फिर द रेट ऑफ कंपनीज, कंपनीज के रेट भी डिवीजन 2 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ चलें तो सर ये रहे रेट कंपनीज के, स्मॉल कंपनी का रेट 20% है, नॉर्मल कंपनी का 29% है। सर बैंकिंग कंपनीज का 2000 टैक्स से 2025 के लिए 44% है, 26 के लिए 43 है, और ऑनवर्ड्स 42 है। तो ये आगे के रेट भी अभी से दे देते हैं, तो ये हमारे रेट्स हैं। तो हमारा सबसे पहला जो तरीका होता है वो ऑर्डिनेंस को पढ़ने का तरीका यही होता है कि हमें रेट जानने होते हैं, और हमारा सेक्शन 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सर, अब लॉ को सर रीड कैसे करते हैं, आए जरा रीड करने का तरीका सीखते हैं, कैसे समझते हैं। हम वापस सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस का मतलब कि सर जो ऑर्डिनेंस ने बात कह दी सो कह दी, इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज, कि ठीक है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से इनकम टैक्स आप पे इंपोज किया जाएगा इस रेट के मुताबिक। अब द इनकम टैक्स पेबल, अब सर देखें, अब यहां पे वर्ड है इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स, तो आपको वर्ड टैक्स के बारे में भी जानना है और इनकम के बारे में जानना है। अब इसकी डेफिनेशन कहां मिलेगी सर, आपको सेक्शन 2 के अंदर मिलेगी। आप सेक्शन 2 में जाएंगे यहाँ पे, तो आपको इनकम की डेफिनेशन, टैक्स की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगी। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि लॉ को किस तरह रीड किया जाता है। तो आपको इनकम जानना है पहले, क्या है टैक्स जानना है, क्या है इंपोज ईच टैक्स ईयर। सर टैक्स ईयर क्या होता है, अब जैसे हमारा जुलाई टू जून आपको नॉर्मली पता है, लेकिन टैक्स ईयर को आपको जानना पड़ेगा लॉ के मुताबिक। ठीक है, कंपनी के लिए क्या टैक्स ईयर है, इंडिविजुअल के लिए क्या टैक्स ईयर है, एओपी के लिए क्या टैक्स ईयर है, तो ये टैक्स ईयर आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सर रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर एवरी पर्सन, ये पर्सन कौन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल कंपनी ओपी, तो पर्सन को आपको जानना पड़ेगा। सर टैक्सेबल इनकम क्या होती है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम है, तो मतलब टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेगा, कोई हर इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब टैक्सेबल इनकम सर किस तरह कैलकुलेट होती है, इसके बारे में भी हमें लॉ ने किस तरह बताया, वो आगे वाले सेक्शन के अंदर बता दूं। ठीक है, शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेट के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। फिर आपको कुछ सर टैक्स क्रेडिट भी दिए जाएंगे, इसकी बात भी यहां कर दी, जैसे कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट जो आपको जैसे डोनेशन, चैरिटी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर आप लगाते हैं। ठीक है, टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 147, 148, 168, सर जितने भी आपके जो एडवांस टैक्स वगैरह पे करते हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अब सेपरेट टैक्सेशन को भी सर बताया गया है कि कुछ आपकी इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, जैसे कि आपकी कैपिटल गेन इनकम है, ये सारी आपकी सेपरेट ब्लॉक होती है। फिर सर इसके बाद हमारी टैक्स रिजीम होती है। अब ये हमारे डिफरेंट सेक्शन है। अब मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 10 के ऊपर ले जाता हूं कि सर टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें भी आपकी कुछ डिफरेंट बात आएगी। ठीक है, अब वो हमारी बात टैक्सेबल इनकम की कहाँ लिखी है सर, सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई है। तो मैं भी सारी ये बातें छोड़ देता हूँ और सेक्शन 10 में चलता हूँ। अब सेक्शन 9, सॉरी 9 से लेके 10, अब ये हमें बताता है सर टैक्सेबल इनकम क्या है। तो अब देखिए, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम की भी डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है कि टोटल इनकम क्या है। ठीक है, ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस बट नॉट बिलो जीरो बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंस। सर अब डिडक्टेबल अलाउंस क्या होते हैं,
ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो डिडक्टेबल अमाउंट मैं अभी आपको डायरेक्टली बता दूं, जैसे कि ज़कात, WWF, WPF। अब इसके सेक्शन आपके सेक्शन 60, 60, 60, 60A, 60B, 60C, ये सारे सेक्शन है। मुझे इसलिए याद है कि मैं ऑर्डिनेंस को पढ़ता रहा हूं, मैंने टीचिंग की है, तो मुझे ये चीजें याद हो गई हैं। आपके लिए इसी तरह आपको सेक्शन याद होंगे जब आप इसके ऊपर आपकी ग्रिप खुद ब खुद आ जाएगी। अब कहने के आप टैक्सेबल इनकम मतलब कि आप टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिसमें टोटल आप इनकम कैलकुलेट करोगे और टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? डिडक्टेबल अलाउंस को, जो अंडर पार्ट 11, ये 10 है या 11 है, इसके अंदर आपको दिए गए हैं। तो आप चैप्टर में जाके डिडक्टेबल अलाउंस को भी पढ़ सकते हैं। अब टोटल इनकम क्या होती है सर? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर शैल बी सम ऑफ पर्सन इनकम ऑल हेड ऑफ इनकम। अब सर हेड ऑफ इनकम क्या है? ये भी आपको नीचे डिफाइन किया गया है। फिर आप चलाएंगे हेड ऑफ इनकम पे। तो हेड ऑफ इनकम क्या है? सैलरी इनकम आपकी हेड ऑफ इनकम में आती है, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, और जो इन चारों हेड में नहीं आती वो सारी इनकम आपकी अदर सोर्स के अंदर आ जाती है। तो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसके लेक्चर मैंने कंप्लीटली वहां पे आपको दिए गए हैं। तो ऑर्डिनेंस ही हमें कनेक्ट कर रहा है, ऑर्डिनेंस ही हमें एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है सही। अब हमने सर टोटल इनकम मतलब इन पांचों इनकम को क्लब किया तो हमारी टोटल इनकम आ गई। ठीक है, हमने टोटल इनकम निकाली। सर अगर हमारा कोई डिडक्टेबल अलाउंस है तो हमने वो लेस किया, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? टैक्सेबल इनकम की तरफ। अच्छा, अब टोटल इनकम में से पर्सन की ऑल हेड ऑफ इनकम, मैंने दूसरी बात छोड़ दी। पर्सन एग्जाम्ड इनकम मतलब कि अगर कोई बंदे की एग्जाम्ड इनकम भी है, सर जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जाम्ड इनकम है। फिर हमारा एक स्केड्यूल आता है, सेकंड स्केड्यूल, जो कि सारी एग्जाम्ड इनकम की बात करता है। कौन सा स्केड्यूल सर? जैसे फर्स्ट स्केड्यूल हमारा टैक्स रेट की बात करता है, ये टैक्स रेट की बात करता है। तो हमारा सेकंड स्केड्यूल सर बात करता है टैक्स एग्जेम्पशंस की। तो आपको ये भी देखना है कि यार मेरी कोई इनकम ऐसी तो नहीं जो एग्जेम्प्ट हो, जिसके ऊपर टैक्स ही चार्ज ना होता हो। अब एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये नहीं है कि भाई रिटर्न ही फाइल नहीं करना, टैक्स ही नहीं देना, टोटल इनकम में शामिल नहीं करना। हाँ, अगर टोटली इनकम एग्जाम्प्ट है तो चलो ठीक है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। लेकिन अगर आपकी इनकम एग्जाम्प्ट इनकम के साथ दूसरी इनकम भी है, तो वो एग्जाम्प्ट इनकम को भी आपको अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है। क्यों सर? क्यों डिक्लेयर करना है? क्योंकि उसको टोटल इनकम में शामिल कर दिया गया है, आपकी सारी हेड ऑफ इनकम और एग्जाम्प्ट इनकम। फिर इस टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करोगे, तो आप दो चीज, एक डिडक्टेबल अलाउंस और एग्जाम्प्ट इनकम को भी माइनस करोगे। ये लॉ ने यहां नहीं बताया, लेकिन हमें एग्जाम्प्ट इनकम भी हम टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, तो हम सम कहां पहुंच जाएंगे? टैक्सेबल इनकम की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिसके ऊपर हमारा टैक्स का रेट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है सर? टैक्स का रेट। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस चीजों को रीड कर लेते हैं। For the purpose of this imposition of tax, computation of total income, all the income classified under following, आपकी इनकम सारी इसी हेड में क्लासिफाइड होती है। ठीक है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ अ पर्सन हेड ऑफ इनकम टैक्स टोटल अमाउंट ड्राइव बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर चार्जेबल टू टैक्स एंड रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शन। इसका मतलब क्या, कोई बताएगा? उमेर या शुएब? कि रिड्यूस बाय टोटल डिडक्शंस। आप अपनी टोटल इनकम में से टोटल डिडक्शंस को रिड्यूस कर देंगे, इफ एनी। रिड्यूस तो वो अमाउंट होती है ना जो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज हो रही थी उसको। नहीं, हर हेड ऑफ इनकम के अंदर हमें एक्सपेंसेस अलाउड किए गए। जैसे प्रॉपर्टी इनकम आपने हाँ पढ़ा होगा एक्स्ट्रा। तो मैंने एक्सपेंसेस माइनस किए थे। आपने बिजनेस इनकम पढ़ा होगा तो बिजनेस में एक्सपेंसेस माइनस किए थे। अदर सोर्स के अंदर भी आपके एक्सपेंसेस हैं। तो सर जो एक्सपेंसेस आपको माइनस करने की इजाजत है उस हेड ऑफ इनकम के, उसको आप यहां से लेस कर देंगे। अगर आपने, जैसे आपने, आपकी रेवेन्यू हुआ, फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट का खर्चा किया होगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा किया होगा, डिफरेंट आपने चीजें खरीदी होंगी, सैलरीज दी होंगी, तो ये एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं जो आपको अलाउ तो किए गए। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर वेयर एंड टेयर है, इस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस और सारे, इफ एनी अलाउड। अच्छा, ये अलाउड का मतलब जो है ना, अब ये देखिए ऑर्डिनेंस को गौर से पढ़िएगा। क्या क्या कह रहे हैं? चार्जेबल टू टैक्स, आपकी उस हेड में जो भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हुई है, अंडर द हेड, हेड हमने ऊपर देख लिए, एज रिड्यूस, वो कम हो जाएंगे, बाय टोटल डिडक्शन इफ एनी अलाउड, जो आपको अलाउड की गई है। ऐसा नहीं कि यार अपनी मर्जी से मैंने कल मैंने दोराजी पे बैठ के, और सॉरी मैंने दो दरिया पे बैठ के खाना खाया, और मैंने बोला चल यार ये डिडक्शन अपना प्रॉपर्टी इनकम से माइनस कर दूंगा, बिजनेस की इनकम से माइनस कर दूंगा। दोस्तों को लेके गया ऑफिस के बाद खाना खाने, अपनी मेरी और शॉप थी, और मैंने वो माइनस नहीं, वो एक्सपेंस जो आपको बिजनेस आपको अलाउड किए गए हैं। अब आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आपने सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 21, सेक्शन 20, जो अलाउड है, जो नॉट अलाउड है। इसी तरह प्रॉपर्टी में जो अलाउड है, जो लॉ ने आपको अलाउड किया अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी मर्जी से एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते टू द पर्सन फॉर द ईयर अंडर द हेड। ठीक है।
अब टोटल डिडक्शन अलाउड ऑर्डिनेंस परसेंट, सर ये वही बात है कि आपकी कितनी, अगर आपका एक्सेस आपकी टोटल डिडक्शन होगी तो आपको लॉस वगैरह आ जाएगा, कोई लॉस के बारे में भी डीलिंग है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। अब देखिए यहाँ एक नई चीज आ रही है, रेजिडेंट पर्सन। कौन क्या आ रहा है? अंडर हेड ऑफ इनकम शेल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग ऑल इनकम आर पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। अब सर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ में ये कह रहा है कि कोई भी जो रेजिडेंट पर्सन होगा, अब रेजिडेंट पर्सन कैसे जानेंगे सर, इसके लिए भी हमें सेक्शन ढूंढने पड़ते हैं, वो आपका काम है, वैसे मैंने सारे बता दिए हैं अपनी वीडियोस में। जैसे कि सेक्शन 80 के अंदर हमें रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल रेजिडेंट, कंपनी रेजिडेंट, एओपी रेजिडेंट, तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्स। अब पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या, फॉरेन सोर्स क्या है, ये भी सेक्शन 101 ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम में दिया गया है। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम ने बता दिया कि ये इनकम आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अगर ये इनकम आपकी नहीं है तो वो इनकम आपकी क्या कहलाएगी, फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। अगर वो कंडीशन आपकी मीट हो जाती है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और अगर नहीं होती तो वो फॉरेन सोर्स इनकम है। ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट की, क्लासेस के जो मेरे पोर्टल के ऊपर लेक्चर है वहां सारी अवेलेबल है। और सर नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। जो बंदा रेजिडेंट नहीं है पाकिस्तान का, उसकी जो पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम है वही टैक्सेबल होगी। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड टू गिव एडवाइजरी टू एनी क्लाइंट रिगार्डिंग द पाकिस्तान टैक्स लॉ। क्योंकि आपको अगर पाकिस्तान टैक्स लॉ पे किसी को एडवाइजरी दे रही है तो ये नहीं कहना कि यार ये आप इंडिविजुअल हो, आप टैक्सेयर में हो, आपकी इनकम है, आपको टैक्स देना है। नहीं, आपको पहले ये जानना है कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी जो इनकम्स है, क्या वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको जानना है सर, इज ही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है, अब रेजिडेंट आपको लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक देखना है। जैसे 183 डेज पूरे कर लिए, ये कर लिया, कंपनी के लिए अलग है कि कंपनी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है एससीसीबी के लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। दूसरी बात कि सर कंपनी के कोई कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जैसे कि डायरेक्टर वगैरह कंपनी के पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाती है। तो रेजिडेंट बंदे की पीएसआई इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम, एंड फॉरेन सोर्स इनकम आपको दोनों टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पीएसआई इनकम टैक्सेबल है। जैसे कि अगर सर कोई बाहर से बंदा है लेकिन पाकिस्तान में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, तो डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड कौन सी कंपनी से आ रहा है, पाकिस्तान की कंपनी से आ रहा है, तो वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। इसी तरह सर एक बंदा, एक बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है, ठीक है, और बाहर से दुबई से सैलरी कमा रहा है, दुबई से सैलरी कमा रहा है, कहां से, दुबई से सैलरी आ रही है उसको, वो पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब कर रहा है, तो क्या उसकी इनकम टैक्सेबल पाकिस्तान में होगी? बताओ तुम लोग, क्या होगी उसकी दुबई की इनकम? पाकिस्तान में, दुबई की इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देगा? सर हाँ भाई, रेजिडेंट है तो देगा, क्या कह रहे रेजिडेंट हो है ये? तो देगा। रेजिडेंट है तो देगा, लेकिन ये तुम ऐसे डिसाइड नहीं करोगे। अब इसके लिए हम देखते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। ये सारी बातें वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन आज की ऐसी आप तुम देखोगे ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। सर ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम एक सेक्शन हमारा 101 है, 101 से लेके सेक्शन 101 में सारी बातें। अब वहां जाके तुम सैलरी के बारे में पढ़ोगे। अगर वो सैलरी की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम की कंडीशन पूरी कर जाते हैं तो वो आपकी दुबई की सैलरी पाकिस्तान में पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कहलाएगी, वो आपको टैक्सेबल देना, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता देता हूं सर, सेक्शन 101 में सैलरी के बारे में लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सरसाइज हो पाकिस्तान के अंदर, एक्सरसाइज हो पाकिस्तान के अंदर, इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, अमाउंट वेयर एवर रिसीव, वेयर फ्रॉम वेयर एवर रिसीव अमाउंट, आपको फ्रॉम वेयर, जहां से भी आपको अमाउंट रिसीव हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो। तो सर ये तो इसकी एम्प्लॉयमेंट दुबई में एक्सरसाइज हो रही है, नहीं सर, ये रेजिडेंट बंदा है और पाकिस्तान में बैठ के एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, भले रिमोटली काम कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है। फिर उसको कहीं से भी दुनिया से पैसा है, अमेरिका से पैसा है, यूएसए से है, यूके से है, दुबई से है, ठीक है, कहीं से भी उसको पैसा है, वो सैलरी इनकम उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। अगर इसकी कंडीशन, अगर ये दुबई में ही बैठ के दुबई की सैलरी कमा रहा होता तो सर फिर ये इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी होती। क्या होती है इसकी? फॉरेन सोर्स सैलरी होती। और फॉरेन सोर्स सैलरी सिर्फ रेजिडेंट बंदे की टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल नहीं होती है। नॉन रेजिडेंट के ऊपर आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं करना। अगर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है फिर आपको ये जानना है कि क्या वो रेजिडेंट है या क्या वो
नॉन रेजिडेंट है। तो सर ये बड़ी डीप बातें हैं और मैं इसके बारे में बड़ी डिटेल के अंदर लेक्चर दिए हैं, तो ये जरूर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए लॉ के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव एनी एडवाइजरी अकॉर्डिंग एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ओके, तो सर ये कुछ मैंने अच्छा आपको सर, बातें बताई। जी जी बोले उमर। अच्छा सर, मैंने जो आपके लेक्चर में देखा, उन्होंने आपने उसमें मैंने जहाँ तक ख्याल है ये कहा था कि फॉरेन सोर्स जो भी सैलरी इनकम होगी वो हमारे पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो होगी ना भाई। रेजिडेंट, ये भी तो बताया था कि रेजिडेंट पर्सन की दोनों तो वो इनकम तो वहां टैक्सेबल पे भी होती है। टैक्स, वहां से सैलरी ले रहा है, वहां से हाँ, अगर दुबई में है, दुबई की सैलरी जब आ रही है उसकी अकाउंट में, तो वो वहां वो तो टैक्स कट के आ रही है। अगर उसके ऊपर टैक्स कट के आ रहा है, अभी इसके ऊपर अब देखो, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, फिर तुम फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोगे। दुबई में वैसे सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है आज के टाइम में, लेकिन अगर तुम्हारी यूके से सैलरी आ रही है और टैक्स कट के आ रहा है, तो अब तुम्हारी और तुम रेजिडेंट हो पाकिस्तान में, क्या हो, रेजिडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हारी एक इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन हो गई, ठीक है। तो इसके लिए डबल टैक्स ट्रीटी दी गई है, डिफरेंट लॉ के मुताबिक बेनिफिट दिए गए हैं, और इसके लिए आपके पास ये सारी बातें मैंने बताई है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको पता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, बेनिफिट। सही है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, अब ये कुछ चीजें हो गई, अब यहां से हमारा हेड ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। अब सर कुछ हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी है, टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो सर तीन चीजों पे डिपेंड करती है। टैक्स की लाइबिलिटी हमारी तीन चीजों पे, एक हमारा करता है एनटीआर, एक हमारा करता है एमटीआर, और एक हमारा करता है एफटीआर। ये तीन रिजीम सर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीन रिजीम हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एनटीआर तो कोई कोई वर्ड है ही नहीं, नॉर्मल टैक्स का कोई वर्ड है ही नहीं। ये ऑर्डिनेंस में आपको एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम नाम का कोई वर्ड मौजूद नहीं है, नो वर्ड, ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो हम सर इसको एनटीआर कैसे बनाएंगे, एनटीएन लिख दिया गलती से, एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम। अगर आपकी सर वो इनकम, कोई भी इनकम आपकी इन दो रिजीम में नहीं आती होगी, आपकी इनकम इन दो रिजीम में नहीं आती होगी, तो वो फिर इनकम आपकी एनटीआर बन जाएगी। अब ये देखिए सर, सारी बातें मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं कि एफटीआर कैसे बनती है, एमटीआर कैसे बनती है। हमें अपनी इनकम को देखना पड़ता है, उसके ऊपर हमें देखना पड़ता है कि हमारी इनकम के ऊपर कोई, अब हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करूं, विदहोल्डिंग टैक्सेस की, अगर हमारी उस इनकम के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा है, तो हमें उस विदहोल्डिंग के सेक्शन में जाके देखना है कि वो एफटीआर में जा रहा है या एमटीआर में जा रहा है। अगर उन दोनों में से कहीं नहीं जा रहा, तो वो कहां जा रहा होगा, हमारा एनटीआर में। फॉर एग्जाम्पल, उमेर को सैलरी मिली, उमेर को सैलरी मिली 1 लाख रुपए की, और उमेर पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन है, उमेर पाकिस्तान का क्या है, रेजिडेंट पर्सन है। ओके, अब उमेर की सैलरी पे हर महीने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का टैक्स कटता है। अब उमेर की सैलरी पे हर महीने कंपनी 1,000 रुपए का टैक्स काटती है और 99,000 उमेर को जमा दे देती है, उसके बैंक में पैसे आ जाते हैं। अब उमेर ये देखता है कि यार मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं रेजिडेंट भी हूं, उमेर को लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, उसने बोला मैं रेजिडेंट भी हूं, ठीक है। तो और ये सैलरी मुझे पाकिस्तान की कंपनी से मिली है, तो मेरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी कहलाएगी, मतलब कि इसके ऊपर टैक्स होगा। ये हेड ऑफ इनकम में भी आ रही है, टोटल इनकम में कोई डिडक्टेबल अलाउंस होगा तो वो माइनस कर सकता हूँ। सैलरी के हेड के अंदर मैंने पढ़ लिया, कोई एक्सपेंस हमें अलाउड नहीं है, आपने हेड ऑफ इनकम को देख लिया, कोई एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं है। अब उमेर देखेगा कि यार मैं इसका जो रिटर्न है वो किस रिजीम के मुताबिक फाइल करूं, किस रिजीम के मुताबिक। अब रिटर्न कैसे फाइल होता है ये तो सारे लेक्चर आपके मौजूद है, लेकिन मैं अब ये बता रहा हूं कि किस रिजीम को ये देखेगा उमेर कि मेरी सैलरी। अब उमेर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ये 1,000 रुपए किस और लॉ के किस सेक्शन के मुताबिक कटे हैं। तो तुम लोग बताओ ये किस सेक्शन के मुताबिक कटे हैं, लॉ के 1,000 रुपए किस सेक्शन के मुताबिक कटे हैं। अब सर इतना तो 149। ग्रेट वन ग्रेट, सेक्शन 149 के 149। मुताबिक कटे। अब उमेर ने क्या किया सर, उमेर उठा और उमेर ने 149 के सेक्शन में गया। अब उमेर देख रहा है लॉ, ठीक है भाई चले 149 के सेक्शन में चलते हैं। अब हम इस तरह जरा थोड़ी चीजों को देखेंगे। सेक्शन 146, 146 पे आ गए हम, ठीक है, 147, 148, और हम आ गए 149। अब हमने सैलरी के आ गए। अब देखिए ये सेक्शन अप्लाई करना तो उसके ऊपर है जो कि नॉन, वो जो कि रेजिडेंट, जो कि सॉरी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है, विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है। ये भी बता दिया कि कौन कौन विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट होगा। लेकिन उमेर ये सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि मेरी इनकम किस रिजीम में जा रही है, जिसकी सकटी है वो ये जानना चाह रहा है कि मेरी इनकम किस रिजीम में आई है। तो आप पढ़ लेते हैं, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी। अब यहां पे लिख दिया एवरी पर्सन, हर बंदा, मतलब कोई दुकानदार भी है कोई भी है, हर बंदे को यहां पे विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिया सैलरी इनकम के लिए। यहां पे
हर बंदे को विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिए सैलरी इनकम के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कुछ स्पेसिफाइड लोगों को बनाए, लेकिन सैलरी में हर बंदे को बना दिया। मतलब एक दुकानदार भी अपने बंदे को सैलरी दे रहा है ना, वो भी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है। हालांकि ये चीज फॉलो नहीं होती और एफबीआर करवाता भी नहीं है, क्योंकि पता है एक छोटा दुकानदार कहाँ एफबीआर में रजिस्टर होगा, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करेगा ये वो। लेकिन लॉ के मुताबिक सारे बंदे हैं जो कि सैलरी देने में रिस्पॉन्सिबल है। टू एन एम्प्लॉय शेल एट टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स करेंगे एट एवरेज रेट। सर ये सारी बात डिवीजन में किस तरह रेट करेंगे, वही लॉ के एडिनेंस के मुताबिक एस्टिमेट करेंगे इनकम को और चार्जेबल टू टैक्स। और कोई भी टैक्स क्रेडिट वगैरह होंगे एडमिसिबल, उसको एडजस्ट कर लेंगे। सारी बातें मैं बता चुका हूं। अब देखिए सर, ठीक है, टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय एनी एक्सेस डिडक्शन डेफिशिएंसी फेलियर टू मेक डिडक्शन। अच्छा, ये इन्होंने पेंशन वाली एक बात डाली हुई है, नहीं तो वो आपको इतनी वो नहीं है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स सर, अब देखिए हमने पूरा पढ़ लिया था एवरेज रेट ऑफ टैक्स किस तरह कैलकुलेट होगा। ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, डिवाइडेड बाय बी, ये सारी बातें। अब देखें, नॉट विद स्टैंडिंग एनी एवरी पर्सन शेल मेकिंग अ पेमेंट और टैक्स। अब देखिए कोई भी ये नहीं लिखा कि एफटीआर, लेकिन अब देखिए एंड में क्या लिखा है, द टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शेल बी एडजस्टेबल। अब देखिए एनटीआर का वर्ड नहीं यूज किया, एडजस्टेबल का वर्ड यूज किया। एडजस्टेबल जहां भी लिखा हो ना, उसका मतलब कि सर वो हमारी एनटीआर रिजीम में जाती है। मतलब कि मैं पूरी अपनी सैलरी इनकम 1 लाख रुपए, 12 लाख पूरे साल की इनकम होगी। ठीक है, जो भी मेरा पूरे साल में 12,000 का मेरा टैक्स निकलेगा 12,000 का, और जो पूरा मेरे साल में टैक्स है वो पूरा का पूरा टैक्स मैं एडजस्ट कर लूंगा, इसको अपना माइनस कर लूंगा। पूरा का पूरा टैक्स मैं अपना एडजस्ट कर लूंगा। मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत, अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कोई टैक्स मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी एनटीआर रिजी में आती है, जहां पे मैं नॉर्मल टैक्स की अपनी रिटर्न फाइलिंग करता हूं। ठीक है, लेकिन सर उमेर भाई ने साथ में एक दुकान भी लगाई हुई है। एक दुकान भी लगाई हुई है, दुकान पे वो माल बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, उमेर भाई ने पूरे साल में सेल्स की है 5 लाख की, छोटा सा बिजनेस किया हुआ है साइड पे। ठीक है, उमेर भाई ने परचेजेस की हुई है 2 लाख। उसके उमर भाई के एक्सपेंसेस हो गए, उमेर भाई के एक्सपेंस हो गए समझे 2 लाख रुपए के। उमेर भाई का प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए का। अब उमेर भाई को ये देखना है कि अब पहला तो सबसे पहले उमर भाई की अगर इनकम के ऊपर कोई विदहोल्डिंग नहीं हुई, उमर भाई की इनकम के ऊपर कोई विदहोल्डिंग ही नहीं हुई, तो क्या उमर भाई को अभी रिजीम, कौन सी रिजीम में जाना चाहिए, ये आप लोगों को बताओ। उमर भाई की कोई भी इनकम के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं हुई, उमर भाई आम लोगों को माल बेचते हैं, चन्ने पापड़ी बेचते हैं, जाते हैं इलाकों में और सिगरेट विगरेट बेचते हैं और सब करते हैं, उनकी कोई भी इनकम के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं हुई। उनकी किस रिजीम में ये इनकम जाएगी, किस रिजीम में जाएगी। उमेर से क्या क्या काम करवाएंगे सर? सर पता नहीं बस, कौन कौन से काम कर रहा है। अरे चलता है उमेर, थोड़े से काम तो चलते हैं, अभी तो और गंदे काम नहीं बोले मैंने तुम्हें। ठीक है। बेचारा सीए कर रहा है, पान का ठेला लगा रहा है। हाँ, ठेला वेला तो चलता है, अभी कोई और भी शायद वो काम एक्चुअल में करता हो, मैं क्या पता। ठीक है, तो चलो बताओ, इसकी इनकम के ऊपर कोई भी होल्डिंग नहीं हुई, इसकी इनकम कहाँ जाएगी, किस रिजीम में जाएगी। रिजीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टैक्स सर कंसल्टेंट। नॉर्मल रिज्यूम नहीं जाएगी इसकी? यस, ग्रेट शोएब, ग्रेट सर। जब हमारा कोई विदहोल्डिंग का सेक्शन ही अप्लाई नहीं हुआ, कोई सेक्शन हम पे ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, तो हमें सेक्शन को जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारी कहाँ जाएगी, सिंपल सिंपल नॉर्मल टैक्स में आएगी। ये 3 लाख के ऊपर हम सिंपल सिंपल अपना टैक्स पे कर देंगे। बिजनेस इनकम में 5 लाख दिखाएंगे रेवेन्यू में, सेल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो इनकम आएगी उसके ऊपर अपना टैक्स पे कर देंगे और सिंपली एफबीआर में, ठीक है, और डिक्लेयर कर देंगे अपना रिटर्न। लेकिन सर उमर भाई की अगर कोई इनकम ऐसी है, उमर भाई ने कंपनीज के साथ डीलिंग की है, 1 मिलियन का माल बेचा है और 1 मिलियन पे कंपनी ने 5% की विदहोल्डिंग कर दी। उमर भाई कंपनी लेके बैठे हुए हैं, उमर भाई की विदहोल्डिंग एजेंट के साथ काम किया और 5% की 50,000 की विदहोल्डिंग हो गई। अब उमर भाई को जानना जरूरी है कि मेरी ये 1 मिलियन की जो इनकम है, एक्सपेंसेस वगैरह तो माइनस होंगे, ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मेरी इनकम क्या है, ये किस रिजीम में जाती है। अब दो चीजें, अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंट कैटेगरी में, नंबर वन, केस वन। फॉर एग्जाम्पल केस वन, उमेर भाई ने गुड्स बेचे, क्या बेचे, गुड्स। गुड्स किसको बेचे, गुड्स टू रेजिडेंट पर्सन, गुड्स टू रेजिडेंट पर्सन, किसी रेजिडेंट बंदे को ही माल बेचा है। तो सर अब इसके लिए हमें लॉ ने सेक्शन 153 दिया हुआ है, सेक्शन 153 दिया है कि उसके जो भी विदहोल्डिंग होती है सेक्शन 153 के मुताबिक यहाँ पे ये विदहोल्डिंग कर दी गई होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन 153 में। सर 150 में है डिविडेंड है 152। कुछ आगे तो नहीं निकल गया, मैं बस देख रहा हूँ। 152 पे आ गए और 153 पकड़ना है हमें यहाँ से।
सर मिनिमम टैक्स रिजीम आएगी ना 153 तो। हाँ ये है, लेकिन तुम जानोगे कैसे? मैं तुम्हें सिर्फ इस पढ़ने का लॉ का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल तुम कह रहे हो मिनिमम टैक्स ओके। रेजिम, बिल्कुल मिनिमम टैक्स रेजिम में जाएंगे। अब देखें, सेक्शन 153 कह रहा है कि एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। अब सब प्रिस्क्राइब पर्सन क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। इसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है। प्रिस्क्राइब पर्सन के विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट, मेकिंग फुल पेमेंट इन एडवांस बाय कोई किसी भी बंदे को पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं किसी रेजिडेंट पर्सन को। किसको दे रहे हैं? रेजिडेंट पर्सन को, ठीक है? ठीक है। फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच रहे हैं, अब हमने गुड्स भी यहां बेचा, ठीक है? टूल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज लेस देन 75,000। अगर पेमेंट 75,000 से कम है तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। या कोई आप सर्विसेज दे रहे हो, या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी रेजिडेंट पर, ये तीन चीजें आप कर रहे हो। तो उमैर ने तो गुड्स बेचे, उमैर ने क्या बेचे? गुड्स बेचे। तो प्रिस्क्राइब पर्सन ने क्या किया होगा? गुड्स बेचते हुए क्या होगा? मेकिंग द पेमेंट, जब भी उमैर को पेमेंट की जाएगी, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट। सर ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस के बगैर जो आपका आ रहा है। कहां पे सर? वही रेट के बारे में आपको बता दिया, फर्स्ट स्केड्यूल में इसका रेट दिया गया है। अब रेट जो भी होगा वो आप जाके देख लेंगे, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि अब ये सर दूसरी बातें की है कि एक्सपोर्टर, मेकिंग एक्सपोर्ट हाउस, ये डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, ठीक है? ये इंटरमीडिएट अभी आजकल डिजिटल मोड के थ्रू जो बनाया हुआ है कि वो विदहोल्डिंग करेंगे। अब हमें ये देखना है कि सर ये जो टैक्स डिडक्ट हो किस रिजीम में जाएगा। तो टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन वन, अंडर दिस सेक्शन, जो भी वन और जो भी टू है आपका, वो सर सारा का सारा क्या है? मिनिमम है। क्या क्या? सारा का सारा मिनिमम है। मतलब कि उमेर की ये जो इनकम है 1 मिलियन की, ये मिनिमम टैक्स में आएगी, और उमेर मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक रिटर्न फाइल करेगा। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हायर ऑफ लोअर ऑफ, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? लेकिन अब सर यहां पे दो बातें और लिखी है, प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, जहां भी लॉ में वर्ड प्रोवाइडेड है ना, तो मतलब कि सेक्शन की एक्सेप्शन है, उस सेक्शन की एक्सेप्शन है। मतलब कि अगर यहां मिनिमम टैक्स है तो एक्सेप्टेड लिखा है कि इन चीजों के हट अलावा, इन चीजों के अलावा सर क्या? टैक्स डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन shall not be minimum where payment are received on sale or supply of goods, कंपनी बी ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर कोई कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उमेर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फिर उसकी जो विदहोल्डिंग होगी वो एमटीआर में नहीं जाएगी। तो एमटीआर में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी सर? फिर एनटीआर में जाएगी। समझे? नंबर वन। दूसरी बात, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर उमेर की कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तब भी उमेर की कंपनी एमटीआर नहीं एनटीआर में जाएगी। इसका मतलब कि सर यहां पे अगर इन दोनों को हटा दूं तो किसके बारे में एमटीआर है? सर जितनी भी आपकी ट्रेडिंग कंपनीज है, और जितने भी आपके इंडिविजुअल और एओपी है, जितने भी आपके इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल अगर मैन्युफैक्चरर है, एक इंडिविजुअल उमेर अगर इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी एमटीआर में जाएगा, क्योंकि वो कंपनी नहीं है। वो कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंपनी नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने दी हुई है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो सर और इसी तरह अगर एक एक बंदा, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल कंपनी है और वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, तो सर यहाँ कंपनी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखा हुआ है, ट्रेडिंग के बारे में नहीं कहा। तो ट्रेडिंग कंपनी जो कर रही है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है सर? माल लेना, माल बेच देना, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, ठीक है? इंपोर्ट किया और बेच दिया, तो वो भी मिनिमम टैक्स रिजीम में ही जाएगी। अब सर केस वन समझा दिया, अब केस टू। केस टू फॉर एग्जाम्पल सर, ये उमेर ने एक्सपोर्ट की है सर्विसेज की, एक्सपोर्ट की है सर्विसेज की। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हमारा सेक्शन 154 है। अब हम वहां चलेंगे। अब यहां पे हमारी बैंक ने विदहोल्डिंग की होगी 1 मिलियन पे, बैंक ने 1% की विदहोल्डिंग की होगी, ठीक है? तो अब सर सारा सेक्शन 154 में चलते हैं। अच्छा, 154 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का है, ये गुड्स के बारे में। गुड्स भी अभी हमारा मिनिमम हो चुका है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब यहाँ पे हरी वही बातें लिखी है कि भाई जो भी अथोराइज डीलर होगा, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा होगा, मतलब जो बैंक वगैरह है, वो इस फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक करेंगे किस चीज की? एक्सपोर्ट की। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विस, आईटी इनेबल सर्विस, जिसमें मैंने पीसेफ वाली बात बताई थी आपको लास्ट टाइम, ये रही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, पीसेफ वाली बात। मैंने कहा था ना, आईटी आईटी इनेबल सर्विस पे पीसेफ वाली जो आप ले सकते हैं। एक्सपोर्ट टेक्निकल सर्विसेज कोई आप दे रहे हैं, कोई भी रॉयल्टी कमीशन फी की आप सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फी, फॉरेन कमीशन की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी सर्विस होगी, ठीक है? अब द टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शेल बी फाइनल टैक्स। अब अगर उमेर ने कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, ठीक है, और उमेर अगर, उमेर की जो इनकम है इस मुताबिक फाइनल टैक्स के अंदर आएगी। अब उमेर ने पीसेफ का सर्टिफिकेट लिया हो ना लिया हो, पीसेफ लिया होगा तो 0.25%, पीसेफ नहीं लिया तो 1%, लेकिन उमेर की जो इनकम है वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है। अब उन्होंने कह दिया फाइनल टैक्स में जाने के लिए आपको कंडीशन है। अब सर फाइनल टैक्स का मतलब क्या? कि ये जो 1,000 रुपए, जो 10,000 रुपए का टैक्स है ना, फुल एंड फाइनल है। अब ना कोई एक्सपेंस माइनस करना है, ना कुछ करना है, ये फुल एंड फाइनल टैक्स हो गया होगा, फुल एंड
फाइनल टैक्स हो गया, बस आपको ये टैक्स पे करना है, आपकी जान छूट गई। जो भी आपकी अमाउंट है उसके ऊपर जो 10,000 बैंक ने काट दिया, यही आपका टैक्स यहाँ पे बन गया है। अब सर आपको रिटर्न फाइल करना है, ये आपकी कंडीशंस है। आपको विदहोल्डिंग, अगर आप एजेंट है तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे, और सर आपको सेल टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना है। अब देखें, फेडरल या प्रोविंशियल, मतलब कि फेडरल उनके लिए जो इस्लामाबाद से सर्विस दे रहे हैं तो इस्लामाबाद वाला फेडरल के अंदर आता है, और प्रोविंशियल उन लोगों के लिए कि सर जो आपकी सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं, सिंध वगैरह में, जैसे सर्विसेज सिंध से दे रहे हो तो आपको सिंध सेल टैक्स लॉ का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे आप जब तक नो क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्स शेल बी पेड शेल बी अलाउड, और कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपके अगर पेड होंगे तो वो आपको अलाउड नहीं होंगे। तो सर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तो आपकी इनकम एफटीआर इनकम बन जाएगी। तो आप अपने इस तरह रिजीम को देखते हो। इसी तरह सर गुड्स की जो है, मैं गुड्स को भी देख लेता हूं एक बार। अच्छा, ये प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन है, विदहोल्डिंग गवर्नमेंट, कंपनी, एओपी, ठीक है, और एनपीओ ये आ गया, एक्सपोर्टर आ गया, इन एओपी हैविंग टर्न ओवर ऑफ 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन है ना वो, नहीं 100 मिलियन है यार, वही कहूँ 1 मिलियन क्या हो गया, 100 मिलियन, सॉरी। 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप फिर वो, अगर इंडिविजुअल कोई 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो वो फिर आप क्या बनोगे, वो बन जाओगे। लेकिन अगर आप सेल टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर हो और आपका टर्नओवर, विथहोल्डिंग एजेंट की बात हो रही है ना सर? ये विदहोल्डिंग एजेंट की बात हो रही है लड़के, बिल्कुल, कि कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट है, तो सेक्शन 153 में प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन देख लेना। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, 154 आपका ये गुड्स का है, एक्सचेंज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है, सही है। एवरी बैंकिंग कंपनी शेल एट द टाइम रियलाइजेशन, जो भी बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, वो फर्स्ट कैजुअल के मुताबिक एक्सपोर्ट के ऊपर वो काटेगी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ लिखी हुई है। अब टैक्स की डिडक्टेबल के बारे में क्या लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्ट अंडर दिस सेक्शन शेल बी मिनिमम टैक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ड क्या यूज किया गया, मिनिमम टैक्स, नॉट फाइनल। फाइनल के बारे में कुछ नहीं लिखा, और एनटीआर का वर्ड तो यूज होता ही नहीं है, एडजस्टेबल का वर्ड यूज होता है, ये नहीं। तो सर अब हमारी एक्सपोर्ट की जो इनकम है वो मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी। ठीक है। तो सर ये कुछ ऑर्डिनेंस को पढ़ने का तरीका था, ये कुछ चीजें हैं, स्केजुअल्स हैं, सारी चीजें। अब आपको इस तरह ऑर्डिनेंस को तरीके से पढ़ना है। अब कुछ कुछ सेक्शन सर मैं और आपको बता देता हूँ, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट और सेक्शन है आपके जानने के लिए, जो आपको बड़ी आम लाइफ में काम आएंगे। जैसे कि सर हमारा ऑडिट, जो हमें अमेंडेड असेसमेंट और असेसमेंट के नोटिस आते हैं, सर एक होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब कि मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आप लोगों को मीनिंग। बेस्ट जजमेंट कब पास होता है ये, और ये वो सेक्शन है जिसके ऊपर आपका डिपार्टमेंट आपका ऑडिट वगैरह करता है, आपको नोटिस देता है आपके रिटर्न फाइलिंग के ऊपर। सर बेस्ट जजमेंट का रिटर्न आपको ऑर्डिनेंस में तब आपको आता है जब आपने कोई रिटर्न फाइल ही ना किया हो। आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, आपको कमिश्नर ने नोटिस दिया, आपने नोटिस फाड़ के फेंक दिया, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे, ठीक है, वेयर पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन फर्निश रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपका बेस्ट जजमेंट होता है, आपका ऑर्डर पास हो जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। फिर सर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है, आपने अपनी इनकम डिक्लेयर कर दी है, फिर कमिश्नर ने उसको देखा, कमिश्नर ने कहा जब आप इनकम डिक्लेयर कर देते हो तो वो कहलाती है आपकी सेल्फ असेसमेंट, जो नहीं आपके डिक्लेरेशन के बराबर में जो आ रहा होता है, सेल्फ असेसमेंट ऑर्डिनेंस असेसमेंट का जो आ रहा होता है, वो आपकी कहलाती है सेल्फ असेसमेंट। लेकिन कमिश्नर को सर आपका रिटर्न सही नहीं लगा, उसने कहा भाई कोई इनकम अंडर क्लासिफाइड कर दी है, कोई एक्सपेंसेस गलत क्लेम कर लिए हैं, तो वो आपकी क्या करेगा, अमेंडेड असेसमेंट करेगा। लेकिन अमेंडेड असेसमेंट करने से पहले आपको नोटिस देगा, ये नोटिस का इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, हम इस अमेंडेड असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, इसलिए मैं आपको सेक्शन अभी बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे, अभी से मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो अमेंडेड असेसमेंट को आपका नोटिस आएगा, और उस नोटिस के मुताबिक आपकी अमेंडेड असेसमेंट करेंगे, ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का पार्ट होगा, जब हम नोटिस को डील करना सीखेंगे, और मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको अपील वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो ये आज की क्लास में मैं नहीं बता रहा, सिर्फ थोड़ा सा बताया। जब हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अपनी नोटिस वगैरह करेंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल नोटिस भी बता दूंगा, उसका रिप्लाई भी बता दूंगा, और आपको ये सेक्शन भी समझा दूंगा। ओके, ताकि आपको हर चीज की एक तरीके से पूरी टेक्स्ट की कंप्लीट नॉलेज आपके दिमाग में आ जाए। ओके सर, तो ये हमारा कुछ आज की क्लास का ऑर्डिनेंस की सारी चीजें थी, समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्डिनेंस आपको ज्यादा से ज्यादा खुद पढ़ेंगे जितना आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये मैंने देखे, आपको कोई भी टीचर या कहीं भी है ना, आपको ऊपर से बेसिक वर्ड भी मिलेगा, डेप्थ जानने के लिए आपको खुद उसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके सर, यहां तक कोई सवाल कुछ भी तो करें, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। अच्छा सर, एओपी की रजिस्ट्रेशन तो आपने बताई नहीं है अभी तक, कि अभी वो मैं किस रजिस्ट्रेशन तरह में से गया ही नहीं करेंगे। हूं।
वो अच्छा, वो बताएंगे ना अभी आखिर में। या बताऊंगा, लेकिन एओपी की देखो सिंपल ही बात है, एओपी मैंने रजिस्टर का वो नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें बता दूंगा। एओपी की रजिस्ट्रेशन आपकी फिजिकली होती है, जो रजिस्ट्रार के पास जाके होती है आपकी। अगर तुम्हें अभी ऐसे ही ओवरव्यू ऊपर जानना है तो बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, सेल तुम्हें एक पार्टनरशिप डीड बनवानी चलो पड़ेगी। ठीक ठीक। उस पे पार्टनरशिप की पोर्टल से नहीं, हाँ पोर्टल पे नहीं हो सकती। नहीं, पोर्टल पे अभी नहीं, पोर्टल पे जब हम ये एक लेक्चर करेंगे उस पे वो फिर आपकी चली जाएगी पोर्टल के ऊपर, या मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह, उसका लेक्चर बना के डाल दूंगा बहुत जल्द। अच्छा अच्छा, ठीक है, डाल दूंगा, जैसे कंपनी का डाला उसका भी डाल दूंगा। चलो ठीक, ओके ठीक सर। है। ओके। चले ओके सर। सर, ओके। और किसी को कोई सवाल, हबीब, उमेर? सर सर्विसेज के अंदर कितने वो स्केजुअल हैं? स्केड्यूल या सेक्शन? स्केजुअल ही है ना सर, ये जो हमने अभी पढ़ा ये सेक्शन थे या क्या था? सेक्शंस कहते हैं सर इसको। ये 154 स्केड्यूल वो होते हैं जहाँ पे रेट वगैरह होता है, जैसे फर्स्ट स्केड्यूल मैंने आपको बताया था। ठीक है। सर सेक्शन सर्विसेज का एक ही सेक्शन है, सेक्शन 154A, उसका आपका जो विदहोल्डिंग का है, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा 154 है। ये 154 है जो अभी आपको मैंने बताया, इसके मुताबिक आपकी विदहोल्डिंग होती है। और हाँ, और स्केजुअल भी सॉरी होते सॉरी हैं ना सॉरी सर? सॉरी, 153 भी है, 153 भी है। 154 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, 153 आप अगर नॉर्मल सर्विसेज दे रहे हो पाकिस्तान के अंदर, 153 दूसरा। ठीक है। वन 153 में तो सर सारी चीजें आ गई ना, गुड्स सर्विस हाँ, और गुड्स आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तीनों आ आ गया, गए। कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ये जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, उसको अलग से 154A में डिवाइड किया है, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के बाहर सर्विसेज दे रहे हो। अच्छा, ठीक है। और इसमें भी सर शेड्यूल है सर्विसेज में? हाँ ना, वो बताया ना, नहीं शेड्यूल नहीं होते, वो रेट पता होता है कि फर्स्ट शेड्यूल के इस मुताबिक, डिवीजन के मुताबिक आपका रेट है। वो रेट तुम जाके देख लोगे, जैसे मैं फर्स्ट शेड्यूल में जाके रेट देख लिया था, वो तुम्हें बता देगा, डिवीजन पार्ट 1 में जाके रेट देख लो, जो अच्छा। मैंने स्टार्ट में तुम्हें बताया। बिल्कुल। सर ये ई कॉमर्स की जो रजिस्ट्रेशन होगी, क्या कह रहे हो? सर ये पी सेप पे जो बिजनेस करते हैं लोग, ई कॉमर्स जो बिजनेस करते हैं